हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया गया है। कई बच्चों का मैसेज आया कि सर आप केवल इंग्लिश मीडियम के वीडियोस बनाते हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक वीडियो जो स्पेशली डेडिकेटेड है हिंदी मीडियम के लिए। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है नाभिकीय बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति। देखिए दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं, जुड़े रहिए वीडियो के लास्ट तक। इन दोनों को पढ़ने के लिए पहले अपन बेटा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसी से इस कॉन्सेप्ट को समझना इजी रहता है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध 11th में पढ़ के आए हुआ E = mc²। ठीक है ना। यहां कंफ्यूजन ये नहीं करना है बेटा कि m को E में बदला जाता है, इस तरह से नहीं समझना इस चीज को कि m को E में बदला जाता है। एग्जैक्टली ये क्या है कि जो द्रव्यमान है वो एक ऊर्जा ही है। द्रव्यमान क्या है बेटा? ऊर्जा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द्रव्यमान ज्यादा तो ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा तो द्रव्यमान ज्यादा, दोनों आपस में अंतर संबंधित है। अगर द्रव्यमान ज्यादा रहेगा तो बेटा ऊर्जा भी ज्यादा रहेगी। क्लियर? अब इस चीज को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल रहेगा बेटा दो समान दिखने वाली, आपके पास गेंद, दो गेंद हैं जो कि दिखने में एक जैसी हैं। एक स्थिर अवस्था में है और दूसरी गतिशील अवस्था में। एक रेस्ट में है और एक मूव कर रही है बेटा। अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछूं द्रव्यमान किसका ज्यादा होगा? है ना, बड़ा ऑकवर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है कि जब दोनों समान दिखने वाली हैं, एक ही मटेरियल से बनी हुई है, तो द्रव्यमान तो दोनों का समान ही होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। आइंस्टीन की रिलेटिविटी में कंफर्म हुआ कि जो स्थिर वाली वस्तु है बेटा उसके पास कंपेयर टू गतिशील वस्तु इसकी तुलना में एनर्जी कम रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? देखो ये तो केवल स्थिर अवस्था में है, ये गतिशील है, तो इसके पास एक तो वो कौन सी ऊर्जा आ गई बेटा? गतिज ऊर्जा। भाई गति के कारण जो ऊर्जा आई वो कौन सी आ गई? गतिज ऊर्जा। दूसरी इसके अंदर एक और ऊर्जा आ गई जो क्या थी? हीट एनर्जी। बोलो उष्मा ऊर्जा। कैसे आई बेटा? ये गतिशील है ना, तो गतिशील वस्तु का सतह के साथ क्या लगता है? आपेक्षिक गति के कारण इनके बीच में क्या लगता है बेटा? घर्षण बल। इस घर्षण बल की वजह से यहां पे उष्मा ऊर्जा आ गई, तो मैं बोलूं ज्यादा द्रव्यमान किसका रहने वाला है बेटा? गतिशील का। कुछ इस तरह डिफाइन किया जाता है m गतिशील बराबर m स्थिर प्लस m अतिरिक्त। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा आ गया ना, तो ज्यादा किसका है बेटा? गतिशील का। ठीक है ना। अब सवाल ये बनता है कि ये चीजें तो अपन छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं, कोई स्थिर है कोई गतिशील है, फिर वहां क्यों नहीं सिखाया गया अपने को कि यहां पे कुछ अतिरिक्त द्रव्यमान भी होता है? तो इस चीज को एग्जैक्टली समझो। देखो अगर मैं यहां से m कैलकुलेट करूं, m क्या आ जाएगा बेटा? E/c²। अब इस चीज को मैं वहां अप्लाई करता हूं कि कितना मेरे पास अतिरिक्त द्रव्यमान आ रहा है, कितना बॉल के पास अतिरिक्त है, तो बेटा m अतिरिक्त। अब कौन कौन सी ऊर्जा अतिरिक्त होगी? एक तो गतिज ऊर्जा अतिरिक्त है और एक उष्मा ऊर्जा अतिरिक्त है, तो मैं बोलूं क्या? देखो E रख रहा हूं मैं, तो E क्या आ गया बेटा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन c² प्लस हीट एनर्जी अपॉन c²। अब अपने को यहां पता होता है बेटा C की वैल्यू क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि काफी बड़ी वैल्यू होने वाली है। अब तुम सोचो बहुत बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करके डिवाइड कर रहे हैं, ये वैल्यू कुछ आने वाली है क्या? क्या बहुत ज्यादा आने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं आने वाली। ये वैल्यू बहुत ही कम आने वाली है, मैं बोल सकता हूं नेग्लिजिबल आने वाली है। पर बेटा जीरो तो नहीं आएगा ना, जीरो तो नहीं आएगा ना, नेग्लिजिबल तो आएगा, क्योंकि c² का डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू बहुत छोटी होने वाली है। लेकिन अपन जब बात कर रहे होते हैं बेटा नाभिक की, जब नाभिक के स्तर की बात कर रहे होते हैं, तो यहां जो वैल्यू आएगी वो नेग्लिजिबल ना माने, क्योंकि नाभिक खुद बहुत छोटा है, तो उस लेवल पे ये जो अतिरिक्त द्रव्यमान है ये कम नहीं होने वाला। क्लियर हुई बात?
तो अगर एक जैसी दिखने वाली दो गेंदें हैं तो उनमें स्थिर का द्रव्यमान कम होगा, गतिशील का द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि गतिशील के पास कुछ अतिरिक्त एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना। अब यहां ये कंडीशन रहेगी कि जो गतिशील है उसको धकेला गया हो, गतिशील को एनर्जी प्रोवाइड की गई हो, गतिशील को धकेला गया हो। ओके, चलिए इस चीज को और बेटर क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लिया अपन ने, 1 केजी पानी के द्रव्यमान में वर्दी ज्ञात करो जबकि यह इतनी उष्मा का अवशोषण करता है। अब देखो आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, उष्मा अवशोषित कर रहा है, ये उष्मा ले रहा है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी, अगर उष्मा निकाल देगा तो द्रव्यमान में कमी होगी, क्योंकि अंतर संबंधित है ना बेटा, जितना द्रव्यमान ज्यादा उतनी उष्मा ज्यादा। तो अगर कोई उष्मा निकाल रहा है तो एग्जैक्टली द्रव्यमान में कमी कर रहा है, अगर उष्मा ले रहा है तो द्रव्यमान में वृद्धि कर रहा है। अब देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन m इज इक्वल्स क्या होता है बेटा, E अपॉन सी स्क्वायर। अब E की वैल्यू पुट कर लेते हैं, बोलो 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3, C 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। ओके, अब जब इसको अपन सोल्व करते हैं तो अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आप इसको चेक कर लेना, अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू आती है 10 टू पावर -14 केजी। अब देखा जाए तो 10 टू पावर -14 1 केजी में चेंज दिखाना था और कितना आया 10 टू पावर -14। मैं कहूं नेग्लिजिबल है बट जीरो तो नहीं है ना, नेग्लिजिबल तो है बट जीरो तो नहीं है ना, मैं इसको छोड़ तो नहीं सकता ना। अभी तक क्या है, छोटी क्लासों में अपन ये चेंजेस शो नहीं करते थे, अभी करना पड़ेगा क्योंकि अपन कौन से स्तर पे बात कर रहे हैं, नाभिक के स्तर पे बात कर रहे हैं। तो बेटा जब भी ऊर्जा आती है द्रव्यमान बढ़ता है, ऊर्जा निकलती है द्रव्यमान कम होता है। आई होप समझ आया होगा। द्रव्यमान क्षति को पढ़ने के लिए अपन उससे पहले अब बंधन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। देखिए किस तरह से, आपके पास मान लो न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। ये बेटा मुक्त न्यूक्लियॉन्स है। अगर इनसे जब नाभिक बनता है, मुक्त न्यूक्लियॉन से क्या बनता है बेटा, नाभिक बनता है, तो जब ये नाभिक बनेगा उस स्थिति में यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। बोलो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब बेटा एनर्जी निकल रही है, आइंस्टीन को याद करो, यहां इनकी एनर्जी जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने के बाद न्यूक्लियस बनाएंगे, नाभिक बनाएंगे, तो साथ में कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। बेटा ऊर्जा जा रही है, मुक्त हो रही है, बोलो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। जब ऊर्जा जाती है तो द्रव्यमान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अब ठीक देखो रिवर्स लेते हैं, अभी मैंने क्या किया कि जब न्यूक्लियॉन से न्यूक्लियस को समझा तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब अगर मैं ऐसा करूं कि नाभिक को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ूं, अगर नाभिक को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ूं तो वो एनर्जी जो मुक्त हुई थी उतनी ही एनर्जी इसको देनी पड़ेगी क्या। तो उल्टी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा बेटा, अगर किसी नाभिक को अपन न्यूक्लियॉन्स में तोड़ना चाहते हैं, किसी भी नाभिक को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ना चाहते हैं, तो अपने को नाभिक को ऊर्जा की सप्लाई देनी पड़ेगी, नाभिक को ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है ना, कितनी देनी पड़ेगी, जितनी मुक्त हुई थी। इसी ऊर्जा का नाम क्या है, बंधन ऊर्जा। ऐसा वास्तव में नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझना है। ऐसा रियल में नहीं होता है कि न्यूक्लियस को अपन तोड़ सकते हैं, नाभिक फॉर्म कर सकते हैं, नाभिक तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपने एक एग्जांपल सेटअप किया हुआ है कि न्यूक्लियॉन्स अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक बन जाती है, एनर्जी रिलीज होती है इसमें। अगर मैं उल्टा बात करूं कि नाभिक से मुझे न्यूक्लियॉन्स बनाने हैं, नाभिक को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ना है, अवयवों में, घटकों में तोड़ना है मुझे, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी देनी पड़ेगी, जितनी मुक्त हुई थी। और इसी ऊर्जा का, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी अपन दे रहे हैं ना, इसी ऊर्जा का नाम क्या है, बंधन ऊर्जा। ओके, अब देखो यहां ये चीज समझो, नाभिक को मैं ऊर्जा सप्लाई कर रहा हूं, यहां न्यूक्लियॉन्स बन रहे हैं, बेटा ऊर्जा ग्रहण की जा रही है। बोलो E आएगा तो M आएगा क्या। तो जैसे ही आप ऊर्जा दोगे न्यूक्लियॉन्स बनेंगे, न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा,
नाभिक के द्रव्यमान से। मैंने यहां कैपिटल एन mn जो है वो नाभिक का द्रव्यमान लिया हुआ है, स्मॉल एन न्यूक्लियॉन्स का लिया हुआ है, तो ज्यादा किसका हो गया बेटा? न्यूक्लियॉन्स का। क्यों हुआ ज्यादा न्यूक्लियॉन्स का? क्योंकि अपने को नाभिक को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। क्या एक्स्ट्रा एनर्जी गई तो मास गया क्या? तो मैं ये बोलूं न्यूक्लियॉन्स का मास हो गया ज्यादा, नाभिक जो न्यूक्लियस है उसका मास हो गया कम। ये जो अंतर है बेटा द्रव्यमानों का, इस अंतर का नाम ही है द्रव्यमान क्षति। तो परिभाषा बनी न्यूक्लियॉन्स के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर। इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूं, देखो डेल एम बराबर बोलो एम एन विच इज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस एम एन। ये आपका क्या हो गया बेटा? द्रव्यमान क्षति। देखो समझ आई क्या बात? बंधन ऊर्जा का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर ध्यान दें। बंधन ऊर्जा कैसे आती है तो एक एग्जांपल से समझा अपन ने। नाभिक के न्यूक्लियॉन्स जब कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो इस प्रक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी निकल रही है। अब मैं रिवर्स चलाऊं इसको, नाभिक को न्यूक्लियॉन्स में तोड़ रहा हूं तो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी। बोलो ऊर्जा दे रहा हूं। आइंस्टीन कहता है ऊर्जा आती है द्रव्यमान आता है। तो अगर मैं ऊर्जा दे रहा हूं तो द्रव्यमान दे रहा हूं बेसिकली। तो जो न्यूक्लियॉन्स हैं जब टूटेंगे, क्योंकि मैं ये ऊर्जा किसके लिए दे रहा हूं? तोड़ने के लिए, तो टूटने के बाद द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान हो गया ज्यादा, न्यूक्लियस का द्रव्यमान हो गया कम। इस अंतर का नाम ही क्या है बेटा? द्रव्यमान क्षति। अब इन दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। सपोज दैट एक न्यूक्लियस है बेटा, एक नाभिक है ZX से। कोई भी नाभिक है उसको अपन ऐसे लिखते हैं ZX से। Z होता है परमाणु क्रमांक, जो कि प्रोटॉनों की संख्या भी होती है, इलेक्ट्रॉनों की भी होती है। और A जो होता है, Z का मतलब तो क्या हो गया बेटा? परमाणु क्रमांक, या मैं बोलो प्रोटॉनों की संख्या, या तो बोलूं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A जो है वो होता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्लस प्रोटॉनों की संख्या। इसको बोलते हैं बेटा द्रव्यमान संख्या। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला अपन तैयार करते हैं। डेल एम द्रव्यमान क्षति होती है। बोलो क्या बोला अपन ने? न्यूक्लियॉन्स का द्रव्यमान माइनस न्यूक्लियस का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान कम होता है, नाभिक के घटकों का द्रव्यमान ज्यादा होता है। इस अंतर का नाम क्या है? द्रव्यमान क्षति। तो पहले मैं घटकों का निकाल लेता हूं, देखो कैसे आएगा। इसमें नाभिक में दो ही तो चीजें होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है बेटा? Z, तो Z MP। MP एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है, Z प्रोटॉनों की संख्या है, तो ये हो गया प्रोटॉनों का द्रव्यमान, प्लस A माइनस Z। A माइनस Z मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली है, Mn एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। तो ये पूरा मिला के किसका द्रव्यमान हो गया बेटा? न्यूक्लियॉन्स का। प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? द्रव्यमान क्षति। ले जाएगा ध्यान में। अब देखो द्रव्यमान क्षति वो द्रव्यमान का अंतर ही तो है। देखो फिर रिलेवेंट करना इनको आपस में। द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान घट रहा है, बोलो एनर्जी समतुल्य होगी क्या? तो मैं बोलूं जो बाइंडिंग एनर्जी है उस एनर्जी को लिखेंगे अपन डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम द्रव्यमान क्षति है, ये बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला है, क्योंकि बेटा उतनी ही तो ऊर्जा देनी पड़ेगी जितना द्रव्यमान बदल रहा है। नाभिक को तोड़ना है उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी जितना द्रव्यमान बदल रहा है, या फिर मैं बोलूं जितना द्रव्यमान बदल रहा है उतनी ही तो एनर्जी होगी। तो दोनों रिलेवेंट हैं, तो EB क्या आ गया बेटा? डेल एम सी स्क्वायर। ये कार्य का फॉर्मूला हो गया अपना नाभिकीय बंधन ऊर्जा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बेटा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कंप्लीट स्टडी के लिए आपको जुड़ना है तो गूगल प्ले स्टोर पे एडुफाई ऐप डाउनलोड करें। अगर आपके पास लिंक ना हो तो आप 9982620677 पे कांटेक्ट कर सकते हैं।